नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टारगेट विद एग्जाम और मैं हूं आपका एजुकेटर। यहाँ हम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए टॉपिक्स को बिल्कुल सरल, परीक्षा उन्मुख और आसान ट्रिक्स के साथ समझते हैं। तो इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश की सिंचाई एवं नहर प्रणाली को बिल्कुल बेसिक से लेकर एग्जाम लेवल तक समझेंगे। जी, और ये टॉपिक यूपीएसआई, लेखपाल, यूपी पुलिस, रेलवे जैसे एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। बिल्कुल, अगर इस टॉपिक को एक बार सही से समझ लिया जाए तो परीक्षा में गलती होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसलिए वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर देखें। आज हम आंकड़ों से शुरू करेंगे, फिर नहर प्रणालियों को समझेंगे और अंत में कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक्स पर भी बात करेंगे। तो शुरुआत एक ऐसे तथ्य से करते हैं जो शायद कई लोगों को चौंका दे। हाँ, ये वाकई हैरान करने वाला है। चलिए पहली स्लाइड देखते हैं। ये जो चार्ट है ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत वो नहरें नहीं है। करीब 75% सिंचाई नलकूपों से होती है, मतलब ट्यूबवेल से। 75%? ये तो पूरी तस्वीर ही बदल देता है। हम सब भव्य नहरों की कल्पना करते हैं, लेकिन असल कहानी तो लाखों किसानों की है जो जमीन के नीचे से पानी खींच रहे हैं। बिल्कुल, और ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जो पिछले कुछ दशकों में आया है। इसका सीधा संबंध हरित क्रांति से है। अच्छा। जब ज्यादा उपज देने वाली फसलें आईं तो उन्हें ज्यादा और कह सकते हैं नियंत्रित पानी की जरूरत पड़ी। मतलब जब चाहें तब पानी मिल सके। जी, नहर का पानी तो अपने समय पर आता है, लेकिन नलकूप किसान को ये आजादी देता है कि वो जब चाहे जितना चाहे पानी निकाल सके। तो ये एक तरह से पानी तक पहुंच का डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन जैसा कि स्लाइड में भी मेंशन्ड है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नलकूपों का घनत्व सबसे ज्यादा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये सुविधा भी पूरे प्रदेश में एक समान नहीं है। बिल्कुल नहीं, और यहीं पर भूगोल माने ज्योग्राफी की भूमिका आती है। कैसे? आप मैप में देखिए, पश्चिमी यूपी और जो मैदानी इलाके हैं वहाँ जमीन नरम है और भूजल स्तर मतलब ग्राउंड वाटर लेवल काफी ऊंचा है। तो वहाँ बोरिंग करना आसान और सस्ता है। एकदम, लेकिन जैसे ही आप दक्षिण की ओर जाते हैं, बुंदेलखंड के पठारी इलाके में, तो पूरी तस्वीर बदल जाती है। हाँ, वहाँ की जमीन तो कठोर और चट्टानी है, तो जाहिर है वहाँ बोरिंग करना या तो नामुमकिन होगा या फिर बहुत खर्चीला। बिल्कुल, तो वहाँ के किसान क्या करते हैं? वहाँ पानी के मैनेजमेंट का पूरा तरीका ही अलग है। वहाँ जमीन के नीचे से पानी खींचने के बजाय बारिश के पानी को सहेजने पर जोर दिया जाता है। अच्छा, मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जी, नदियों पर छोटे छोटे बांध बनाकर तालाबों और जलाशयों में पानी इकट्ठा किया जाता है और फिर उससे सिंचाई होती है। वो प्रचुरता का नहीं बल्कि संरक्षण का मॉडल है। ये बहुत दिलचस्प है। यानी एक ही राज्य में पानी को लेकर दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं। एक जहां जमीन के नीचे का पानी इस्तेमाल हो रहा है और दूसरी जहां सतह पर बहने वाले पानी को रोका जा रहा है। चलिए अब इस टॉपिक के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, यूपी का नहर तंत्र, जो भले ही आज सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत ना हो, लेकिन प्रदेश की पहचान का एक अहम हिस्सा तो है। हाँ, और जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, नहरों की कुल लंबाई के मामले में यूपी देश में पहले स्थान पर है। ये एक बहुत जरूरी फैक्ट है। और इनकी कहानी तो मुगल काल तक जाती है। जी, पूर्वी यमुना नहर का जिक्र आता है, जिसे 1631 में शाहजहां ने खुदवाया था। ये प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। सबसे पुरानी नहर परीक्षा में सीधा प्रश्न बनता है। बिल्कुल, हालांकि उस समय की इंजीनियरिंग आज जैसी नहीं थी, तो नहर जल्द ही गाद से भर गई। और फिर अंग्रेजों ने इसे एक नया जीवन दिया 1830 में। जी, उन्होंने इसे सुधारा, और ये सिर्फ एक पुरानी नहर को ठीक करना नहीं था, ये एक बहुत बड़ी सोच का हिस्सा था। वो क्या थी? अंग्रेजों ने भारत में, खासकर उत्तर भारत में, नहरों का एक ऐसा जाल बिछाया जो उस समय के लिहाज से एक इंजीनियरिंग का चमत्कार था। जैसे कि ऊपरी गंगा नहर। हाँ, ऊपरी गंगा नहर, जिसका निर्माण लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ। ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हरिद्वार से निकलकर कानपुर तक जाने वाली ये नहर उस जमाने में बिना आधुनिक मशीनों के इसे बनाना कितना मुश्किल रहा होगा। ये एक अविश्वसनीय काम था। इसने न केवल लाखों एकड़ जमीन को सिंचित किया, बल्कि ये अंग्रेजी हुकूमत की इंजीनियरिंग क्षमता का एक प्रतीक भी बन गई। और ये सिलसिला रुका नहीं, आगरा नहर का भी जिक्र है, जो दिल्ली के ओखला से निकलती है। और ये एक अंतर्राज्यीय नहर है जो 4 राज्यों दिल्ली, हरियाणा, यूपी और राजस्थान को पानी देती है। ये दिखाता है कि पानी का बंटवारा हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। बिल्कुल, और ये नहरें एक जीवित प्रणाली की तरह हैं,
जैसे ऊपरी गंगा नहर के बाद मध्य गंगा नहर बनी जो बिजनौर से निकलती है, फिर बुलंदशहर के नरौरा से निचली गंगा नहर। जी, ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। नरौरा का नाम आते ही एक और बात याद आती है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी है। इसका कोई कनेक्शन है? ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को अपने रिएक्टरों को ठंडा रखने के लिए भारी मात्रा में पानी की जरूरत होती है। अच्छा, इसलिए उन्हें हमेशा किसी बड़े जल स्रोत के पास ही बनाया जाता है। नरोरा में गंगा नदी पर बैराज बनाकर पानी की एक स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित की गई, जो नहरों के साथ साथ पावर प्लांट के भी काम आती है। कमाल है, मतलब एक ही जगह पे पानी के दो बिल्कुल अलग इस्तेमाल। अब उस नहर प्रणाली पर आते हैं जिसके आंकड़े सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं, शारदा नहर। स्लाइड के हिसाब से ये प्रदेश की सबसे लंबी नहर प्रणाली है। हाँ, लंबी शायद इसके लिए छोटा शब्द है। अगर इसकी सभी शाखाओं और उपशाखाओं को जोड़ दिया जाए तो इसकी कुल लंबाई 12,368 किलोमीटर है। 12,368 किलोमीटर, ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। ये पीलीभीत में नेपाल सीमा के पास से शारदा नदी से निकलती है, जिसे काली या महाकाली नदी भी कहते हैं। तो यहाँ छात्र अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, इसे क्लियर कर देते हैं। सबसे पुरानी नहर है पूर्वी यमुना नहर, और सबसे लंबी है शारदा नहर। ये दो अलग अलग फैक्ट्स हैं। बिल्कुल। और अब इसी कड़ी में एक नया अध्याय जुड़ा है, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना। ये हाल के वर्षों की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक लगती है। बिल्कुल, 2021 में इसका उद्घाटन हुआ और ये करंट अफेयर्स के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। ये परियोजना दशकों से लंबित थी। इस परियोजना की सबसे खास बात क्या है? इसकी सबसे खास बात है नदियों को आपस में जोड़ना। ये 5 नदियों घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी को आपस में जोड़कर उनके अतिरिक्त पानी को कम पानी वाले क्षेत्रों की ओर मोड़ती है। अच्छा, तो ये रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट का एक उदाहरण है। जी, और इसका उद्देश्य पूर्वांचल के उन पिछले इलाकों तक पानी पहुंचाना था जहां सिंचाई की सुविधाएं नहीं थी। आंकड़े तो बहुत बड़े हैं। 14 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को सिंचाई और लगभग 30 लाख किसानों को फायदा होते हैं। तो इसके इकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होते हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। सही बात है। चलिए अब फिर से बुंदेलखंड की ओर लौटते हैं। हमने वहाँ की चट्टानी जमीन और तालाबों से सिंचाई की बात की थी। जी, और वहाँ बेतवा नदी को जीवन रेखा माना जाता है। इस पर बने बांध इस क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे माता टीला बांध, परीक्षा बांध और राजघाट बांध। और यहाँ एक जरूरी फैक्ट यह है कि माता टीला बांध का नया नाम रानी लक्ष्मीबाई बांध है। जी, और राजघाट बांध को भी रानी लक्ष्मीबाई सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है। बेतवा के अलावा केन नहर और बाणसागर परियोजना का भी जिक्र है। हाँ, केन नहर यूपी और एमपी की संयुक्त परियोजना है, जबकि बाणसागर परियोजना में तो यूपी, एमपी और बिहार 3 राज्य शामिल हैं। ये दिखाता है कि नदियां राजनीतिक सीमाएं नहीं मानती। एक नदी पर बना बांध कई राज्यों की किस्मत तय कर सकता है। जल राजनीति का भी मामला है। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। पहला पॉइंट, यूपी में सिंचाई का नंबर 1 स्रोत क्या है? नलकूप। दूसरा, सबसे पुरानी नहर पूर्वी यमुना नहर। तीसरा, सबसे लंबी नहर प्रणाली शारदा नहर। और चौथा, बुंदेलखंड में सिंचाई का मुख्य साधन तालाब और बांध। बहुत बढ़िया। अब आते हैं उस सेक्शन पर जिसका आप सबको इंतजार रहता है, एग्जाम ट्रिक्स। सबसे पहले उन गलतियों को दूर करते हैं जो छात्र अक्सर करते हैं। सबसे पुरानी यानी पूर्वी यमुना और सबसे लंबी यानी शारदा नहर, इन दोनों के बीच का अंतर याद रखना है। और ये कि सिंचाई का नंबर 1 स्रोत नलकूप है, नहर नहीं। इस पर बार बार सवाल बनता है। अब एक मजेदार ट्रिक देखते हैं यमुना की सहायक नदियों को याद करने की। हाँ, यमुना में दक्षिण से या दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ। बस एक शब्द याद रखिए, बेच के। बेच के। बे से बेतवा, चा से चंबल और के से केन। ये तीनों नदियां दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हैं और यमुना में मिलती हैं। ये तो बहुत आसान है, बेच के, बेतवा, चंबल, केन। इसी तरह नदी किनारे बसे शहरों के लिए भी ट्रिक्स हैं। जैसे यमुना के लिए है आदि माया। आदि माया। आ से आगरा, दी से दिल्ली और माँ से मथुरा। ये तीनों यमुना के किनारे हैं। और गोमती नदी के लिए? उसके लिए एक लाइन है, गोमती में सुल्तान ने लखन के जौन बचाए। अच्छा, तो सुल्तानपुर, लखनऊ और जौनपुर। एकदम सही। तो इन ट्रिक्स से आप आसानी से इन फैक्ट्स को याद रख सकते हैं। तो हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई की कहानी कितनी बहुस्तरीय है।
जी, एक तरफ व्यक्तिगत नलकूप है, दूसरी तरफ सदियों पुरानी नहरों का जाल और तीसरी तरफ पठारी इलाकों के लिए बनाए गए विशेष बांध और तालाब। और इस पूरी प्रणाली में बैराज भी एक अहम भूमिका निभाते हैं, जैसे गोकुल बैराज मखरा में और लवकुश बैराज कानपुर में, जो मुख्य रूप से पेयजल के लिए है। बिल्कुल, सिंचाई के साथ साथ शहरी आबादी के लिए पीने के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना भी एक बड़ी चुनौती है। ये वाकई एक दिलचस्प यात्रा रही है, जमीन की सतह से लेकर भूजल तक और इतिहास के पन्नों से लेकर भविष्य की योजनाओं तक। जाते जाते एक विचार मन में आता है। हमने अब तक पानी की कमी को पूरा करने के लिए इंजीनियरिंग समाधानों पर बात की, नहरें खोदी, बांध बनाए, नदियों को जोड़ा। हाँ, मतलब और ज्यादा कंस्ट्रक्शन पे जोर दिया। जी, लेकिन जैसे जैसे भूजल घट रहा है और जलवायु परिवर्तन हो रहा है, शायद असली समाधान अब और ज्यादा निर्माण करने में नहीं है। तो फिर किसमें है? शायद अब इंजीनियरिंग का फोकस सिविल से एग्रीकल्चर की ओर मोड़ने का समय है। हमें ऐसी फसलें और सिंचाई के ऐसे तरीके खोजने होंगे जो कम पानी में ज्यादा उपज दे सकें। मतलब पर ड्रॉप मोर क्रॉप वाली सोच। बिल्कुल। भविष्य की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती शायद कंक्रीट के ढांचे बनाना नहीं, बल्कि पानी की हर बूंद का सही इस्तेमाल करना होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है ये। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल टारगेट विद एग्जाम को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी ऐसे ही ट्रिक आधारित और परीक्षा केंद्रित टॉपिक्स आने वाले हैं। कमेंट में लिखिए कि आप अगला कौन सा टॉपिक चाहते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी परीक्षा के लिए शुभकामनाएं।